हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सीआरएम आईएएस। कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22 जुलाई के करंट एस्पेक्ट्स को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का फर्स्ट टॉपिक हमारा है, ये देखिए हमारे वीपी साहब ने क्या किया है, रिज़ाइन कर दिया है। धनखड़ साहब ने रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट क्विट्स मिड टर्म। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? ठीक है, इसको समझते हैं पहले हम। देखिए, सबसे पहला इसमें देखिए ये प्रीलिम्स के लिए इसमें जो फैक्ट्स दिए गए इस आर्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए, इसमें कहता है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, एक सेकंड, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ रेजिग्नेशन हो गया। ठीक है, इससे क्या हुई, मिड टर्म वैकेंसी हुई, है ना। ये जो है संविधान का सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है, संविधान का सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है ये। ठीक है, जो धनखड़ जी हैं इज द ओनली थर्ड वाइस प्रेसिडेंट इन इंडियाज हिस्ट्री, भारत के इतिहास में तीसरे सिर्फ ये वीपी हैं टू रिजाइन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। ठीक है, तो पहले दो कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। वीवी गिरी, आर वेंकट रमन। वीवी गिरी एंड आर वेंकट रमन, इन दोनों ने क्यों रिजाइन किया था? टू कंटेस्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने के लिए इन्होंने इस्तीफा दिया था। तो वीवी गिरी को सक्सीड किसने किया था? गोपाल स्वरूप पाठक ने। आर वेंकट रमन को सक्सीड किसने किया था? शंकर दयाल शर्मा ने। ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है हु परफॉर्म्स वीपी ड्यूटीज नाउ। ओके, तो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर एन एक्टिंग वीपी। एक्टिंग वीपी का प्रावधान संविधान में नहीं किया गया। ये पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि देयर इज अ प्रोविजन, ऐसे लिख देगा कि प्रावधान किया हुआ है, बट क्या है, एक्टिंग वीपी का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, हाउएवर, बट, इसका मतलब होता है बट, सिंस वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चूंकि वो हम जानते हैं कि एक्स ऑफिशियो होते हैं ऑफिसर राज्यसभा के, इसलिए डेप्यूटी चेयरमैन अभी जो हैं हरिवंश नारायण सिंह, वो विल प्रिसाइड ओवर द हाउस इन इज एब्सेंस। उनके एब्सेंस में जो डेप्यूटी चेयरमैन है हरिवंश नारायण सिंह, वो क्या करेंगे, हाउस का संचालन देखेंगे। ठीक है, उनको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, कहता है कि चुनाव कब होगा भैया? अब कहता है अगर प्रेसिडेंट का केस है ना, प्रेसिडेंट अगर अपने टर्म को कंप्लीट करने से पहले वो हट जाते हैं, ठीक है, तो कहता है कि 6 मंथ के अंदर चुनाव होना चाहिए। लेकिन ये प्रेसिडेंट ही बात हो रही है। वीपी के केस में क्या है, हाँ देखिए, वीपी के केस में क्या है, नो सच फिक्स्ड डेडलाइन, कोई ऐसा डेडलाइन नहीं बताया गया, संविधान में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, बस बोला गया है एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, प्रेसिडेंट के केस में क्या है, 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। वीपी के केस में क्या है, एज सून एज पॉसिबल, कोई स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं दिया गया है। ठीक है, अब देखिए जब इलेक्शन होगा तो उसको ईसीआई जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अनाउंस करेगी शेड्यूल उसका। ठीक है, पोल जो होगा वो एक सर्टेन एक्ट के तहत होता है, जो हमारे एग्जाम के लिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये एक टर्म है एज पर कन्वेंशन, है ना, तो ध्यान से देखिए, सेक्रेटरी जनरल ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड एज रिटर्निंग ऑफिसर। इसमें कह रहा है कि सेक्रेटरी जनरल या तो लोकसभा के या राज्यसभा के, उनमें से किसी एक को क्या करते हैं हम, आरओ के रूप में अपॉइंट करते हैं। अपॉइंट करता कौन है, अपॉइंट करता कौन है, तो ईसीआई। ठीक है, इसका काम क्या होता है आरओ का, मतलब एक सुपरवाइज करना कि इलेक्शन अच्छे से हो रहा है, फेयर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें गौर करने वाली बात क्या है, यहाँ लिखा है एज पर कन्वेंशन, मतलब ऐसा चलता आ रहा है ना, तो एग्जाम में दे देगा एज पर संविधान, बट नहीं, संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये एक चलन है जिससे कि सेक्रेटरी जनरल जो है वो आरओ के रूप में अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे का क्या है। हाँ, कहता है जो नए चुन के आएंगे ना वीपी, वो फुल 5 टर्म के लिए आएंगे, वो सिर्फ रिमाइंडर टर्म के लिए नहीं आएंगे। ठीक है, वो अगर आते हैं तो पूरे 5 साल के लिए वो आएंगे। चलिए, अब कहता है कि नए वीपी को हम चुनते कैसे हैं, तो चुनने में जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है एक टर्म है, ठीक है ना, इसका मतलब होता है कि कौन कौन से लोग वोट करके उनको चुनेंगे। इसमें मेंबर्स फ्रॉम बोथ हाउसेज, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर होंगे, इलेक्टेड भी होंगे और नॉमिनेटेड भी होंगे, ये ध्यान रखना है। चलिए, वोटिंग कहाँ होगा, ऑब्वियसली पार्लियामेंट हाउस में होगा।
सीक्रेट बैलेट, ये टर्म्स याद रखने हैं हमें, ये पूछता है सीक्रेट बैलेट यूजिंग सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल, एक सेकेंड, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसको समझते हैं हम। इसमें कहता है कि ईच एमपी कास्ट्स अ वोट बाय रैंकिंग कैंडिडेट्स इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस। इसमें है कि एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हर जो एमपीज होते हैं उनका वो क्या 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 एमपीज क्या करते हैं, एमपीज ये करते हैं उनको वोट करना है, ठीक है ना। वो क्या करेंगे ना कि सपोज करिए 3-4 कैंडिडेट्स हैं, तो उन कैंडिडेट्स के नाम के आगे फर्स्ट प्रेफरेंस सेकेंड ऐसे कुछ लिखा रहता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, या किसको प्रेफर कर रहे हो। तो इसमें देखिए एक होता है कोटा, तो अगर किसी को वीपी चुने जाना है तो उसको एक सर्टेन कोटा को फुलफिल करना होगा, सर्टेन कोटा ऑफ वोट को। वो होता क्या है, तो नंबर ऑफ वैलिड वोट्स प्लस 1, यहाँ देखिए दिया हुआ है, यहाँ देखिए दिया ना कोटा, इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, वैलिड वोट्स बाई 2 + 1, वही कह रहा है नंबर ऑफ वैलिड वोट्स बाई 2 + 1। इसका मतलब है कि हमको पता है कितने वैलिड वोट्स के, कितने लोगों को वोट करना पता है हम लोगों को, उसमें ऐड करेंगे 1 डिवाइड करेंगे 2 से, तो आ जाएगा हमारा कोटा। तो होता क्या है, एमपीज ने वोट करना स्टार्ट किया, सपोज करी 4 कैंडिडेट्स हैं, हर कैंडिडेट के नाम क्या है, फर्स्ट प्रेफरेंस है, सेकंड प्रेफरेंस है, थर्ड प्रेफरेंस है। तो फर्स्ट एक चरण कंप्लीट हुआ, उसमें क्या हुआ कि जो एक कैंडिडेट है उसको सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिला, उसका जो फर्स्ट प्रेफरेंस वाला बॉक्स है ना उसमें सबसे कम टिक किया हुआ है, ठीक है, सबसे कम उसमें टिक किया हुआ है। तो अब क्या होगा, उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा और उसके जो वोट होंगे ना वो बाकी सारे कैंडिडेट्स को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ठीक है। और देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिले हैं, सबसे ज़्यादा जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिले हैं, क्या वो कोटा के वोट से ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर से ये प्रोसेस कंटिन्यू करेगा, अगर है तो वो वीपी के रूप में चुन लिया जाएगा, ठीक है, यही है। देखिए कहता है कि क्वालिफिकेशन क्या है कि 35 साल की उम्र होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड टू द राज्यसभा एंड रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर इन एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। इसमें कहता है कि 35 साल की उम्र होनी चाहिए और आप एलिजिबल होने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए टू बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा, ओके। रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर मतलब वोट डालने के लायक होने चाहिए, इन एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, एनी ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे एक आर्टिकल को, यहाँ देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, हाँ यहाँ देखिए ये आर्टिकल 67 है। आर्टिकल 67 कहता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वीपी, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का टर्म क्या होता है, तो 5 साल का होता है, ठीक है। 67 ए कहता है रेजिग्नेशन ऑफ वीपी टू बी एड्रेस्ड टू प्रेसिडेंट, किसको अपना इस्तीफा देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, सिंपल सी बात है। कंफ्यूजन देखिए इस आर्टिकल से आता है, एग्जाम में पूछ सकता है। इसमें कहता है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक ना। इसमें देखिए कैसे रिमूव करते हैं, बाय अ रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन प्रस्ताव लाया जाता है, पास्ड बाय राज्यसभा विद एन इफेक्टिव मेजॉरिटी। इसका मतलब है मेजॉरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स। इसमें हमें कितने लोग प्रेजेंट हैं उस समय, उससे मतलब नहीं है, कितनी मेंबरशिप है आरएस की, इसमें कितनी सीट्स हैं, कितनी मेंबरशिप है ना, उससे मतलब है, उसकी मेजॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब कहता है रेजोल्यूशन मस्ट ऑल्सो बी अग्रीड टू बाय लोकसभा, लोकसभा क्या करेगा, सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देगा, तो हो गया, रिमूव हो गया वाइस प्रेसिडेंट। अब इन सभी प्रोसेस को बिगिन करने से पहले 14 डेज का नोटिस देना पड़ता है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए जो कैच है इसमें कि ग्राउंड्स मतलब है कि किस आधार पे वीपी को रिमूव किया जाए, यहाँ देखिए, हाँ वो ग्राउंड संविधान में मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यहाँ देखिए नेक्स्ट कहता है एट एफटीए's हार्ट प्रॉमिस ऑफ ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स। इसको समझेंगे, एफटीए क्या होता है, जीसीसी क्या होता है। देखिए एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ओके। तो नाम से कुछ कुछ तो आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। और ये जो आर्टिकल है वो हम जानते हैं कि हमने कल भी पढ़ा था कि इंडिया एंड यूके इनके बीच में काफ़ी जैसे कि 2003 के आसपास से 2007 के आसपास से एफटीए को साइन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किन्हीं कारणों से इसको बार बार पॉज किया जाता है, बार बार रिवाइव किया जाता है।
बट 2025 में ऐसा कहा जा रहा है 25 के एंड तक या 26 के बिगिनिंग तक एफटीए को साइन कर लिया जाएगा बिटवीन इंडिया एंड यूके। तो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कुछ टर्म्स को। यहाँ देखिए ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, ये होता क्या है, चलिए इसको पहले देख लेते हैं ताकि आर्टिकल को समझने में हमें आसानी होगी। यहाँ देखिए ये होता क्या है, देखिए आई थिंक इट्स क्लियर, यस। जीसीसी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर है ना, ऑफशोर यूनिट्स ऑफ एमएनसी, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनके ऑफशोर यूनिट्स हैं। इसका मतलब समझते हैं हम। देखिए इसमें क्या था, बिग कंपनीज लाइक अमेजोन हो गई, गूगल हो गई, है ना, वो क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल देयर वर्क इन देयर होम कंट्री, यहाँ पे एच छूट गया, इन देयर होम कंट्री, अपने होम कंट्री में सभी काम को करने की बजाय वो क्या करते हैं, कुछ सर्टेन काम को ना वो दूसरे कंट्रीज में करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे टेक सपोर्ट हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अकाउंटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह डिफरेंट कंट्रीज में वो स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए देखते हैं पहले हम की करंट पोजीशन क्या है। देखिए इंडिया जो है वर्ल्ड्स लीडिंग हब है जीसीसी के मामले में। दुनिया में जितने भी जीसीसी वर्ल्ड वाइड हैं उनमें से हाफ से ज़्यादा कहाँ है, इंडिया में है, ठीक है। ये देखिए तो कहता है कारण क्या है भैया, इंडिया में ऐसा क्या है, तो टैलेंट पूल बहुत है, सस्ती चीप लेबर यहाँ मिलती है, यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम अच्छा है हमारा, टाइम जोन एडवांटेज है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, ठीक है। देखिए तो अब देखिए हाँ इंडिया को बेनिफिट इससे क्या होता है, जीसीसी से क्या फ़ायदा होता है। तो कॉमन सेंस लगाने की बात है कि अगर कोई कंपनी अपना कोई हब हमारे देश में खोलेगी, सबसे पहले क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा हमारा, स्किल डेवलप करेगा, नए स्किल्स मार्केट में क्या चल रहे हैं उनको हम जानेंगे सीखेंगे क्योंकि जॉब करना है, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, ग्रोथ ऑफ सिटीज़ जैसे कि बड़ी बड़ी जैसे कि सिटीज़ लाइक मुंबई, बेंगलोर, तो इस तरह के सिटीज़ को ग्रो करने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा हमें, ठीक है। ये पॉइंट्स आप एज इट इज़ याद कर लीजिएगा, मेंस में काम आ सकता है। देखिए तो मुद्दा यहाँ पे ये है कि हमको पता है भैया, ठीक है, भारत में जो है भारत एक लीडिंग हब है जीसीसी का, ये बेनिफिट्स होते हैं बट वो फायदे हमें देखने को नहीं मिलते, ऐसा क्यों है ना। वाई इंडिया लैक्स, यहाँ देखिए इन स्पाइट ऑफ ह्यूज प्रेजेंस ऑफ जीसीसीज इंडिया इज नॉट बेनिफिटिंग एज एक्सपेक्टेड, वाई, ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले है ना कि देखिए इंडिया सिर्फ इंडिया में जो हब बनते हैं, जो कंपोनेंट्स बन रहे हैं वो एग्जीक्यूशन, वहाँ से बाहर से ऑर्डर आया होम कंट्री से, इंडिया को बस उसको एग्जीक्यूट करना है, ना स्ट्रैटेजी से मतलब है इंडिया को, ना ओनरशिप से मतलब है, क्योंकि जो कंपनीज हैं वो स्टिल कहाँ पे हेडक्वार्टर्ड हैं, एल्सवेयर, ठीक है। सेकंड कहता है कि जॉब्स जो दिए जाते हैं ना इसके अंतर्गत वो मोस्टली मिड स्किल रोल्स होते हैं, है ना, मतलब बीच बीच के रोल्स होते हैं, तो ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता है एम्प्लॉयज़ को। तीसरा देखिए कहता है वेरी लिमिटेड स्पिल ओवर इफेक्ट, इसका मतलब क्या है, जो जीसीसी होते हैं डोंट डीपली एंगेज विद लोकल एमएनसीज, हमारे जो भारत की एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनसे ज़्यादा वो टाई अप नहीं करते हैं, ठीक है, एक अलग थलग सा रहते हैं, तो ज़्यादा कुछ हमें सीखने को नहीं मिलता है। अब देखिए यहाँ कहता है जीसीसीज ऑफन गेट टैक्स इंसेंटिव्स और ऑपरेट अंडर एसईजेड, तो टैक्स इंसेंटिव समझ में हमको आ गया कि आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। एसईजी क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, सॉरी, इसमें क्या है कि पहले क्या था कि इसमें टैक्स एकदम फ्री था, फ्री टैक्स था एसईजी में। ये एक जोन्स होते हैं जिनको सरकार बनाती है, इसमें बहुत सारे प्रिविलेजेस दिए, जैसे कि आप आइए यहाँ पे अपना बिजनेस लगाइए, स्पेशली एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला जो काम होता है उसके लिए, तो अभी टैक्स फ्री तो नहीं है बट हाँ काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव्स सरकार देती है ताकि अट्रैक्ट कर सके वो बाहर के पावर्स को, ठीक है। इससे होता क्या है, जो डायरेक्ट फिजिकल गेन्स है, कॉरपोरेट टैक्स जैसे कि हो गया, वो सरकार के पास लिमिटेड मात्रा में ही आएगा, ऑब्वियस है, क्योंकि अब टैक्स ही कम इस पर डाल रहे हो तो कम ही आएगा ना। अब देखिए ये था बेसिक जीसीसी क्या होता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इस आर्टिकल में क्या देखिए बोला गया है, वो हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट था, मेंस के लिए। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा देखते हैं, है ना, यूके इंडिया फ्री ट्रेड। यहाँ पहला क्या था, कंपोनेंट्स, अगर एफटीए हमने साइन करी इसका मतलब क्या होगा, हमें क्या क्या करना होगा, तो हमें तो पहले रेगुलेटरी बैरियर्स को ईज करना होगा। हमारे यहाँ कुछ लॉज है, कुछ यूके में लॉज होंगे जो हमें पसंद नहीं होंगे, तो हमको थोड़ा सा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, ठीक है। फिर कहता है स्मूदर मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, यहाँ सिर्फ गुड्स के मूवमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ प्रोफेशनल सर्विसेज के मूवमेंट की भी बात की जा रही है, उसको भी हमें स्मूथ करना होगा।
हार्मोनाइजिंग डिजिटल एंड डेटा गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। देखिए हम जानते हैं कि अभी जैसे जो एआई है, डेटा के रूल्स हैं, तो कोई ग्लोबली एक हार्मोनाइज एक सिंगल रूल नहीं है जिसको सब कोई माने, ठीक है। कंट्री ए का अलग रूल है, कंट्री बी का अलग रूल है। तो करना ये होगा कि इंडिया और यूके इन दोनों के अपने कुछ रूल्स होंगे, तो हमें एक बीच का ऐसा नॉर्म बनाना होगा जो ये भी एग्री कर सके और ये भी एग्री कर सके, ठीक है। वही इसमें कह रहा है। एग्रीमेंट कैन सपोर्ट द, अगेन कह रहे कि एफटीए हो जाता है तो इट कैन सपोर्ट द एक्सपेंशन ऑफ जीसीसीज, ठीक है। इसका बेनिफिट तो हम देख चुके हैं, इससे फायदा क्या होता है जीसीसी के एक्सपेंशन से। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है मोटिव्स फ्रॉम यूके's परस्पेक्टिव, कहता है एफटीए इज टाइमली अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर एक्सेस टू वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमीज। इंडिया क्या है, इंडिया वाकई बहुत तेजी से डिजिटल सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। एक तो ये बात है इंडिया के लिए, कहता है इन्वेस्टमेंट आएगा इंडिया में, जीसीसीज आएंगे तो इंडिया को फायदा होगा, ठीक ना, ये इसमें मतलब बता रहा है। अब देखिए ओवरऑल कहता है बेनिफिट्स, हम जानते हैं कि एफटीए आएगा तो जीसीसी आएगा, ठीक है ना। अब कहता है एफटीए कैन पेव द वे फॉर इजियर क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन, रॉबस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड फ्रेमवर्क, स्मार्ट मोबिलिटी सोल्यूशन। इसमें डिफरेंट बताया गया है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या होगा, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है। एक चीज़ को देखिए बार बार इसमें कहा जा रहा है कि मोबिलिटी में आसानी होगी, है ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क जैसे होते हैं कि आपको होता क्या है कि जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क में ना, सपोज इंडिया है उसमें अलग रूल है, यूके है उसमें अलग रूल है, तो अगर हम एफटीए साइन करते हैं ऑब्वियसली एक कॉमन ग्राउंड को हम एग्री ज़रूर करेंगे जिससे दोनों कंट्रीज़ को आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें कहता है अभी इंडिया के पास कोई डेडिकेटेड जीसीसी पॉलिसी नहीं है, अभी इंडिया के पास कोई डेडिकेटेड जीसीसी पॉलिसी नहीं है। अभी होता क्या है, जो मीटी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो क्या करती है, उसने एक पैनल बनाया हुआ है, नैसकॉम, जिनोव, केपीएमजी, इन्वेस्ट इंडिया, इनको मिला के एक पैनल बनाया हुआ है टू डिज़ाइन द नेशनल जीसीसी फ्रेमवर्क। और इसकी बात कहाँ पे की गई थी, बजट 2025 में इसकी बात की गई थी। तो मीटी ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने पैनल बनाया है, नैसकॉम, जिनोव, केपीएमजी, इन्वेस्ट इंडिया को लेकर के टू डिज़ाइन द नेशनल जीसीसी फ्रेमवर्क। चलिए एक देखिए छोटा सा एक ऐसे ही फैक्ट है, काम का तो उतना है नहीं, बट हाँ यूपी ने क्या किया है, फर्स्ट जीसीसी कंक्लेव को उसने होस्ट किया है। खैर इसमें देखिए इतना ही था, आगे बढ़ते हैं अब। ये देखिए ये आर्टिकल कहता है, थर्ड टॉपिक है हमारा, हाँ इसमें कह रहा है थ्रेट टू इंडियाज ग्रेट पावर स्टेटस, है ना। इसको समझते हैं अच्छे से हम। देखिए इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, इसको पहले समझ लेते हैं कोर क्या है इसका। यहाँ पे एक टर्म देखिएगा, यूएस लेड यूनिपोलैरिटी इन वेस्ट एशिया, ओके। और अच्छा आगे देखते हैं, हाँ ये तो यूएस की पॉलिसी है कि उसको वेस्ट एशिया में सिर्फ एक ही पोल रखना है, मतलब यूएस का ही इन्फ्लुएंस होना चाहिए, ऐसा यूएस का कहना है, ऐसा यूएस का ऐसा यूएस चाहता है, ठीक है। तो अब इस आर्टिकल में बताया गया, अभी हम जान रहे हैं कि यूएस क्या कर रहा है, यूएस प्लस इजराइल, हम जानते हैं इसका अच्छा एलाई है ये, है ना। और ये ईरान को ये लोग काउंटर कर रहे हैं, ये हम जान रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट भारत पे क्या हो सकता है, इसको इस पर डिस्कस किया गया इस आर्टिकल में, ठीक है। तो पहले कुछ टर्म्स को ऑब्वियसली देखेंगे हम, ताकि जब इस आर्टिकल को हम पढ़े तो हमें आसानी हो। देखिए यहाँ पे कहता है यूएस लेड यूनिपोलैरिटी होती क्या है। अब कहता है कि वेस्ट एशिया का मतलब क्या है, मिडिल ईस्ट, ठीक है, ध्यान रखना है। आफ्टर द कोल्ड वॉर एंडेड, कोल्ड वॉर खत्म होता है जब 1991 में, तो यूएस क्या बन जाता है, सुपर पावर, ग्लोबली एक पावर वो बन जाता है। और वेस्ट एशिया में भी उसका इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, उसमें वहाँ भी उसका मतलब वर्चस्व बन जाता है, ठीक है। अब कहता है कि मेंस में अगर हम लिखते हैं तो हम कैसे प्रूव करेंगे, क्या कौन से पॉइंट्स को लिखेंगे। तो देखिए यूएसएज इन्फ्लुएंस इन वेस्ट एशिया बिकेम अनमैच्ड, कैसे, किस बात को लेके हम जानेंगे। तो पहला कहता है, ये फर्स्ट पॉइंट देखिए ये वाला, लार्ज मिलिट्री बेसिस इन कंट्रीज लाइक कतर, बहरेन, यूएई, कुवैत, इराक, ऐसी कंट्रीज में उसने मिलिट्री बेस को बनाया। स्ट्रॉन्ग अलायंस किससे करी उसने, कंट्रीज लाइक इजराइल है, सऊदी है, इजिप्ट है, ठीक है। कंट्रोल्ड ग्लोबल ऑयल डायनेमिक्स, तो यूएस क्या कर रहा था जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, वो वेस्ट एशिया में अपना एक प्रभुत्व उसने स्थापित कर लिया था, ओके। अब देखिए यहाँ कहता है डिक्लाइन, समय के साथ क्या हुआ, डिक्लाइन इन यूएस लेड यूनिपोलैरिटी। तो इसको कैसे हम आर्गुमेंट देंगे आंसर में, देखिए इसके लिए लिखेंगे राइज ऑफ रशिया इन सीरिया, सीरिया में
जो पहले यूएस का प्रभुत्व था उसको किसने रिप्लेस किया? रशिया ने रिप्लेस किया। सेकेंड पॉइंट है राइज ऑफ चाइना। ये सबके लिए खैर एक पॉइंट ऑफ कंटेंट है, बट यूएस को सबसे ज़्यादा इससे दिक्कत है, ठीक है, राइज ऑफ चाइना। अब देखिए विथड्रॉल ऑफ यूएस फ्रॉम इराक एंड अफगानिस्तान। हम जानते हैं कि यहाँ से उसने मिलिट्री को अपने वापस बुला लिया। देखिए नेक्स्ट कहता है एमर्जेंस ऑफ मल्टीपोलर कंपटीशन। ये हमारे आज के डिस्कशन का मेन पॉइंट रहने वाला है, एमर्जेंस ऑफ मल्टीपोलर कंपटीशन। इसको देखते हैं आगे हम। अब कहते हैं कि ईरान से प्रॉब्लम क्या क्या है यूएस को, क्यों ऐसे कर रहा है वो? तो ईरान इज डिफाइंग, ईरान चैलेंज कर रहा है यूएस के यूनिपोलर व्यू को, ठीक है, कैसे? तो आंसर में लिखेंगे ऐसे हम। देखिए ईरान क्या करता है, रिजेक्ट्स यूएस मिलिट्री बेसिस एंड इंटरवेंशन इन वेस्ट एशिया। उसको वो ओपनली खारिज करता है, रिजेक्ट करता है। ईरान क्या करता है, अलायंस, उसने अलाई कर रखा है किसको, जैसे हिजबुल्लाह हो गया, हाउथीज है, मिलिशियाज ऑफ इराक एंड सीरिया, जिसको कि यूएस पसंद नहीं करता है। ओके, थर्ड क्या है, ईरान सपोर्ट्स पैलेस्टीनियन कॉज। ये हम जानते हैं कि यूएस जो है इजराइल का एलाई है, वो इसको सपोर्ट नहीं करता है। अब है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, वो एज अ थ्रेट देखा जाता है यूएस और उसके दोस्तों के द्वारा, ठीक है। ईरान और क्या कर रहा है भैया, तो चाइना, रशिया ऐसी कंट्रीज से वो दोस्ती को बढ़ा रहा है, ठीक है। ये तो हो गया कि ईरान कैसे डिफाई कर रहा है यूएस के इस कॉन्सेप्ट को। देखिए मल्टीपोलर कंपटीशन क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं हम। तो इसमें क्या, जैसे कि देखिए समय के साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज विकसित हुई या हो रही हैं, तो उनकी भी इच्छा होती है कि हम भी एक पावर के रूप में अपने आप को दर्ज करें। ऐसे भारत है, चाइना है, वो भी चाहता है कि हम भी एक इन्फ्लुएंस बनाएं अपना। तो इससे क्या होता है कि जो यूएस का जो एक सोल इन्फ्लुएंस था ना, वो चैलेंज हो रहा है। इंडिया भी चैलेंज कर रहा है उसको, चाइना भी चैलेंज कर रहा है, अदर कंट्रीज हैं। इससे एक मल्टीपोलर इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट हो रहा है। अब देखिए एक टर्म यहाँ पे है बाल्कनाइजेशन। इसका मतलब है फ्रेगमेंटेशन इनटू स्मॉलर कंट्रीज। एक बड़ा सा देश है, उसको छोटे टुकड़ों में वो टूट जाता है, क्यों, ठीक है, एथनिक कारण से, रिलीजियस कारण से, पॉलिटिकल कारण से। तो उसको हम बोलेंगे वो कंट्री का बाल्कनाइजेशन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल में दिया क्या हुआ है, इसको फटाफट देख लेते हैं। तो अगर कहता है कि यूएस का प्रभुत्व पूरे वेस्ट एशिया पे एस्टैब्लिश हो जाता है तो भारत को इससे क्या इम्पैक्ट होगा। ओके, सबसे पहला देखिए इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ये जो है इंडिया के, मतलब इंडिया जो ट्राई कर रहा है कि वेस्ट एशिया में उसका भी एक इन्फ्लुएंस हो, उसको वो डिमीन कर देगा, नहीं बन पाएगा वो इन्फ्लुएंस। सेकंड देखिए क्या कहता है, एनर्जी इंपोर्ट्स, इंडियाज वेस्ट एशिया एनर्जी इंपोर्ट्स वुड हैव टू बी सोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट्स डिपेंडेंट ऑन यूएस सिक्योरिटी गारंटीज। कहता है कि ऑब्वियसली यूएस का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली जो है वो इंडिया यूएस सिक्योरिटी गारंटीज पे डिपेंड करने लगेगा वेस्ट एशिया से इंपोर्ट करने के लिए। ओके, इट वुड हार्म इंडियाज एबिलिटी टू राइज एज ग्रेट पावर। जब अपना हम इन्फ्लुएंस ही कहीं एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे तो पावर कैसे बनेंगे हम, वही कह रहा है इसमें। एक देखिए छोटा सा फैक्ट है, INS तमाल, इसको ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। ये वॉरशिप है, मैन्युफैक्चर्ड बाय रशिया, इंडिया के लिए बना, चलिए हो गया, इंडिया के लिए इसको बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए कहता है मल्टीपोलैरिटी। देखिए इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड कहता है इंडिया इज वन ऑफ द पोल्स। ओके, इंडिया चूंकि खुद ही इस कंपटीशन का हिस्सा है, इसीलिए वो चाहता है कि, हाँ यहाँ देखिए मेन मोटिवेशन फॉर सपोर्टिंग पार्टनरिंग विद यूएस। इंडिया जो है वो यूएस को, सब ऐसा नहीं कि दुश्मन हो गया, उसको सपोर्ट कर रहा है, बट इंडिया का उद्देश्य क्या है, बैलेंसिंग अगेंस्ट द चाइना थ्रेट। इंडिया को ये मतलब नहीं कि यूएस का पूरा प्रभुत्व हो जाए, नहीं, इंडिया को इतने ही तक इंटरेस्ट है यूएस के अलायंस से, टू बैलेंस अगेंस्ट चाइना थ्रेट, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं, इट डज नॉट आउटवे द मल्टीपोलैरिटी गोल, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं इंडिया को करना क्या चाहिए। तो इंडिया का इसमें कहता है इंडिया शुड अर्ज रिस्ट्रेंट डिस्ट्रप्शन ऑफ वेस्ट। इंडिया इसमें कहता है कि इंडिया यूएस को समझाए, अपना पॉइंट क्या रखे। तो पहली चीज वो ये बोल सकता है कि डिस्ट्रप्शन ऑफ वेस्ट एशियन ऑयल सप्लाईज वुड वीकन इंडिया रिलेटिव टू चाइना। यूएस को बोलेगा कि भैया अगर ऐसा होता है तो ऑयल सप्लाईज डिस्टर्ब होंगी, जिससे इंडिया को ज़्यादा नुकसान होगा इन कंपैरिजन टू चाइना। क्यों, क्योंकि चाइना जो है वो लेस डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स पे, जिससे क्या होगा, यूएस का खुद का जो इंटरेस्ट है एशिया में वो डिमीन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चाइना को फायदा हो रहा है, तो यूएस का जो खुद का इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा, है ना, उसको डिमीन कर दिया जाएगा।
अब कहता है सेकंड पॉइंट, इंडिया क्या बोले यूएस को, इंडिया कह सकता है यूएस को कि हाँ रशिया, यूएस ने क्या किया है, यूएस अटेम्प्ट्स टू आइसोलेट रशिया ओवर यूक्रेन, ओके, वेयर इंडिया सिट्स ऑन एनी कंफ्लिक्ट कैन इम्पैक्ट कलेक्टिव वेस्ट। इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि यूएस जो है ऑलरेडी यहाँ उलझा हुआ है, रशिया यूक्रेन से उलझा हुआ है, ईरान वाले फैक्टर में वो इंगेज है, और इंडिया से भी अपना संबंध अगर वो खराब कर लेता है तो ओवरऑल जो उसके इंटरेस्ट है एशिया में वो कंप्लीटली यूएस के लिए वो सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो यूएस को इंडिया की ज़रूरत है, ऐसा इंडिया यूएस को समझाए, ठीक है। तो इस आर्टिकल में देखिए इतना ही था कि यूएस इजराइल अगेंस्ट ईरान जो चल रहा है, इससे वेस्ट एशिया पे एंड इंडिया पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसको समझ गए अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, आइए अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है। हाँ, व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ राइट टू वोट। राइट टू वोट हमको पता है, वोट देने का अधिकार, इसका लीगल स्टेटस थोड़ा सा इसको देखेंगे हम, पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हम देख लेते हैं। तो कंटेक्स्ट क्या है, हम जानते हैं अभी कि एसआईआर चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसमें इलेक्टोरल रोल्स को रिन्यू किया जाता है, ठीक है। तो कहते हैं, पहले देखते हैं कि एसआईआर का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो इसका है कि टू ऐड एलिजिबल वोटर्स, जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनको ऐड करना, टू रिमूव इन एलिजिबल वोटर्स, ठीक है, एंड टू ऐड न्यू 18 ईयर प्लस वोटर्स, ठीक है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होता है। इससे होगा क्या, तो इससे टू एनकरेज इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, टू फैसिलिटेट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है। तो एसआईआर का कॉन्सेप्ट तो इतना सही। अब देखिए यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्या है, तो एसआईआर में दिक्कत क्या है ना, कि उसने क्या बोला है, ईसीआई ने क्या बोला है, क्योंकि ईसीआई इसको कंडक्ट कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या बोला है, आधार, वोटर आईडी, रेशन कार्ड, ये सब जो हैं वोटर एलिजिबिलिटी के लिए, वोटर एलिजिबिलिटी को दिखाने के लिए ये एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आपके पास आधार है अगर है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है, जो पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया हुआ है, उन्होंने बोला है कि एसआईआर का मेंशन ना तो संविधान में है, ना आरपीए देखेंगे हम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसमें भी इसका मेंशन नहीं किया हुआ है। तो इसका आधार क्या है, किस आधार पर ये होता है, ठीक है। यहाँ देखिए एक बेसिक सा देखिए है कि बेसिक डिफरेंस क्या है आरपीए 1950 में, आरपीए 1951 में। तो जो 1950 वाला आरपीए है ना, वो प्रिपरेशंस बिफोर द इलेक्शन को बताता है, और 1951 वाला जो है वो एक्चुअल कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के प्रावधानों को वो देखता है, ठीक है। आर्टिकल पे देखने से पहले देखिए, ये एक अमेंडमेंट हम जानते हैं ना, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988, ये इसने इस आर्टिकल को अमेंड किया, और क्या किया, लोकसभा की इलेक्शंस, स्टेट में विधानसभा का चुनाव, इसमें वोटिंग एज को उसने क्या किया, 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया। बेसिक सी चीज़ें। अब देखिए इसमें डिस्कस क्या कर रहा है, यहाँ देखिए। सबसे पहली चीज़ है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स, इसमें बताया गया। यहाँ देखिए, पढ़ते हैं इसको। नेचुरल राइट्स आर इनहेरेंट, इनएलिएनेबल, bestowed by nature on individuals like right to life, right to liberty. Indian courts may decide that a natural right is embodied in a fundamental right, but they do not directly enforce any natural rights, ठीक है। तो इसमें वही कह रहा है कि नेचुरल राइट क्या, बाय नेचर हमने जन्म लिया तो कुछ अधिकार हमारे पास हैं, वो हमारे पास हैं। तो कोर्ट क्या कर सकता है, वो इतना कर सकता है कि ये डिक्लेयर कर दे कि नेचुरल राइट्स जो हैं उनको हम फंडामेंटल राइट्स में ऐड कर सकते हैं या कर रहे हैं, बट कोर्ट डायरेक्टली इन राइट्स को इन्फोर्स नहीं करा सकता है। वही केस में देखिए कह रहा है। अब इनके बारे में देखते हैं, संवैधानिक अधिकार क्या है, ठीक है ना। इसमें कहता है, ऑब्वियसली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है इसको, आउटसाइड पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे ये अलग होते हैं, ठीक ना, उनसे अलग हैं। एग्जाम्पल क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू फ्री ट्रेड, नो टैक्सेशन वाला जो अधिकार है, विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये अधिकार हो गया। ये सब के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं असंवैधानिक अधिकारों के। देखिए नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है, लीगल राइट्स क्या होते हैं, इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी राइट या लीगल राइट्स। ये होते क्या हैं, प्रोवाइडेड अमेंडेड बाय ऑर्डिनरी लॉज ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। जैसे कि राइट टू वर्क अंडर मनरेगा एक्ट, राइट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, राइट टू सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन वगैरह, ये सब के एग्जांपल्स दिए गए हैं लीगल राइट्स के, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाँ देखिए, अब कहते हैं कि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी,
इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं। तो आर्टिकल 326 जो है वो कहता है ग्रांट्स एवरी सिटीजन, सिर्फ सिटीजन की बात यहाँ पे हो रही है, राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बाय लॉ, ठीक है, प्रोवाइडेड जो आदमी है वो 18 साल से कम का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फिर इसमें यहाँ देखिए, इसमें ये इसलिए मेंशन किया गया है, अभी जो कंट्रोवर्सी में कहा जा रहा है ना कि ठीक है वोट करने के लिए आप आधार को, वोटर आईडी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो ईसीआई कहता है इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सिटीजन नहीं हो आप, हम बस ये देख रहे हैं कि वोटिंग लिस्ट में किसको इंक्लूड करना है। इन डॉक्यूमेंट्स को हमारा एक्सेप्ट ना करने का ये मतलब एकदम नहीं है कि आप भारत के सिटीजन नहीं हो, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री लॉ सिंपल है, एक्टेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। कोर्ट केसेस देखिए ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि अभी तक ना ये बस प्रोसीजर से चल रहा है। ये अभी क्या करंट जो स्थिति है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में देखिए केस चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिटर्मिनेशन ऑफ लीगल स्टेटस ऑफ राइट टू वोट, ठीक है। तो ये कुछ केसेस पहले के दिए गए हैं, इसमें कहाँ गया, हाँ जैसे एग्जाम्पल देख ही लेते हैं। पोन्नू स्वामी केस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है राइट टू वोट इज अ स्टैट्यूटरी राइट। अगेन देखिए पीयूसीएल केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, राइट टू वोट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, सर्टेनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कुलदीप नायर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये लीगल राइट है। ये राजबाला केस में क्या कहा है, राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो ऐसे डिफरेंट इसमें एस्पेक्ट है, बट अभी करंट केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसका फैसला आ जाता है उसको फिर हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये टॉपिक समाप्त होता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फिफ्थ टॉपिक क्या है आज का, व्हाट हैव कोर्ट्स रूल्ड विद रिस्पेक्ट टू एआई एंड कॉपीराइट, ठीक है। आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स को समझेंगे हम। देखिए पहला टर्म है हमारा जनरेटिव एआई, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का मतलब ये टाइप ऑफ एआई है दैट कैन क्रिएट न्यू कंटेंट लाइक टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, कोड, कुछ भी है, बेस्ड ऑन द डेटा इट हैज़ बीन ट्रेन्ड ऑन। इसको ट्रेनिंग दी जाती है कुछ कोडिंग के थ्रू, जिससे कि नए कंटेंट को ये क्रिएट करता है। इसको बोलते हैं जनरेटिव एआई। एक टर्म है ओपन एआई, ध्यान रखिएगा एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। ओपन एआई एक कंपनी है जिसको इलॉन मस्क ने स्टार्ट किया था, ये डेवलप करती है जनरेटिव एआई टूल्स को, ठीक है। देखिए कहता है डज इंडिया रेगुलेट जनरेटिव एआई, तो अभी कोई ऐसा डेडिकेटेड एक लॉ नहीं है, उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। बट अभी कैसे काम चलाते हैं हम, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो है उसके एडवाइजरीज से कुछ बॉडीज लाइक सेबी हैं, आरबीआई अपना खुद का वो रेगुलेशंस निकालते हैं रिगार्डिंग एआई। एक देखिए बनाया गया है ये इंडिया एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट, ये जो है इसको जनवरी 25 में इस्टेब्लिश किया गया है, और ये हेल्प करेगा सम स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने में, जिसके आधार पे हम इस एआई के लिए एक सर्टन लॉ बना सकें, ठीक है। देखते हैं इस आर्टिकल में क्या है। देखिए कहता है कंसर्न क्या है ना, इसको हमने हेड कर रखा है, कंसर्न क्या है विद जनरेटिव एआई, ठीक है। पहला कंसर्न कहता है वेदर intellectual material produced by various generative AI models infringes copyright laws has been controversial question posed around the globe। इसमें कहता है कि भाई जो वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, तो क्या वो उसको ओरिजिनल माने हम या किसी का चुराया हुआ माने, इसको किस तरह से हम लें, तो इसको अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है। देखिए generative AI models can occasionally produce content that closely resembles or even duplicates specific works from their training data sets, raising concern, ठीक है। अब देखिए पहला यहाँ पे कहता है, हमको ये तो समझ गए हम कि ऐसा वो काम करता है जो एकदम लगता है डुप्लीकेट है वो, ठीक है। तो लीगली दिक्कत क्या है, आउटकम्स ऑफन डिपेंड ऑन वेदर ट्रेनिंग एआई ऑन ओरिजिनल वर्क्स एंड इट्स सब्सिक्वेंट आउटपुट अंडरमाइंस द ओरिजिनल वर्क्स मार्केट बाय रिप्लेसिंग देम और वेदर एआई जनरेटेड कंटेंट एड वैल्यू। इसमें कह रहा है कि एक और देखिए इशू क्या है कि उसको हम ट्रेन कर रहे हैं, सर्टेन सेट ऑफ डेटा उसको दे रहे हैं, वो ट्रेनिंग ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है। तो इसमें लीगल इशू दूसरा क्या है ना कि हम इसको किस तरह से लें, क्या हम जो इसको डेटा दिए जा रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए उसको कॉपीराइट का हनन माने, या वो जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है उसको माने, तो कन्फ्यूजन है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड देखिए कहता है एक सेकेंड,
वेदर ट्रेनिंग ऑफ एआई यूजिंग आईपी प्रोटेक्टेड डेटा जनरेटेड आउटपुट्स कंस्टिट्यूट आईपी इन्फ्रिंजमेंट। वही इसमें कह रहा है कि अभी तक समझ में किसी को नहीं आया है कि जो कॉपीराइट क्या होता है। मतलब हमने कुछ किया, मेरा उस पर क्लेम मेरा है सिर्फ, वो आप बिना मेरे से मेरे परमिशन को आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। बट ये क्या कर रहा है, ऐसी चीज़ों को बना दे रहा है अपने ट्रेनिंग के थ्रू कि लोग अब कह रहे हैं कि भाई इसने मेरे काम को चुरा लिया है। तो ग्लोबल लेवल पे इसको डिसाइड नहीं कर पा रहे इसको हम इन्फ्रिंजमेंट माने कॉपीराइट का कि नहीं माने, बस यही बात है। अभी क्या है, नो ग्लोबल रेगुलेशन, कोई ग्लोबल लेवल पे कोई एक लॉ नहीं है इसको हम फॉलो कर सकें। नो एक्सप्लिसिट और हार्मोनाइज्ड ग्लोबल रेगुलेशन, सबसे दिक्कत यही है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है ना वो तब डेवलप किए गए थे जब एआई आया भी नहीं था। तो मेन दिक्कत यहाँ पे ये है, ये देखिए। हाँ, तो बेसिकली इस आर्टिकल में यही था। फिल्म्स के लिए जो हमारे देखिए इंपॉर्टेंट था, ये क्या होता है, ये क्या होता है, और एक ये, इसको ध्यान रखिएगा, है ना, इंडिया एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें देखिए टीवी स्क्रीन, ये एक्चुअली ना कुछ इसमें हम उतना पूरा आर्टिकल नहीं देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में बात करी गई है, मे भी एग्जाम में पूछे, उसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ देखिए, पहला है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या है, डिफरेंट, पहला कहता है डिफरेंट फ्रॉम फॉस्फोरस। फॉस्फोरस नहीं है, फॉस्फोरस क्या होता है, कॉल्ड फ्लूरोसेंट कंपाउंड्स बिकॉज दे हैव समथिंग मैजिकल अबाउट देम। ठीक है, इसमें ये क्या होता है, फॉस्फोरस एक प्रकार का फ्लूरोसेंट कंपाउंड है। When an electron hits a phosphor material throws out light. This has to do with the way electrons are arranged. इसमें कह रहा है कि फॉस्फोर पे अगर इलेक्ट्रॉन हिट करता है वो लाइट को एमिट करता है। इसका यूज कैसे है, देखिए, ट्यूबलाइट्स में इसका यूज होता है, CFL बल्ब्स में इसका यूज होता है, इवन टीवी का जो स्क्रीन है उस पर इसको यूज करते हैं हम। दूसरा देखिए क्या है, कैथोड रे ट्यूब्स के बारे में कुछ बताया गया है। इसमें क्या करते हैं, cathode ray tube creates a stream of electrons through the tube flowing towards the screen, ठीक है, in one direction। ठीक है, we need a way to, अब कहता है कि हाँ ये देखिए, ये ट्यूब क्या करता है, एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को भेज रहा है। हमको करना क्या है, अगर टीवी स्क्रीन पे हमें कुछ दिखाना है तो करना क्या है, वी नीड अ वे टू डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन। अब कैथोड रे ट्यूब ऐसे भेज रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, हमें इसको डाइवर्ट करना है, कैसे करेंगे, इसको हम डिफ्लेक्ट कैसे करते हैं, उसको करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड्स के थ्रू। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स के थ्रू उनको हम उन इलेक्ट्रॉन्स को हम डाइवर्ट करेंगे, डिफ्लेक्ट करेंगे। अब देखिए इसमें क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स हैव अ चार्ज। ठीक है, one can move charges using two kinds of forces. Okay, electric fields can make them faster or slower. Magnetic fields क्या करता है, doesn't change the speed of charged particles but can make them move in a circle. इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या करता है, उसको फास्ट या स्लो करेगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, सर्कल में उसको घुमाता है। ठीक है, तो इन दोनों फोर्सेस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा अंदर नहीं घुसना है इसमें, मोटा मोटा देखना है इन टर्म्स के बारे में। देखिए एक टर्म दिया गया है, लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स क्या है, लॉरेंस फोर्स देखिए यहाँ हम देखेंगे, कंबाइंड फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, उनका जो कंबाइंड फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे हम लॉरेंस फोर्स। ठीक है, हाँ, उसके बाद देखिए एक टर्म है, ये खत्म ही है, इसको बोलते हैं एनायंस। एनायंस क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट ओनली इन 2 डायमेंशन स्पेसेस। ओके, तो इसको हल्का सा देखेंगे जो प्रीलिम्स के लिए जितना ज़रूरी है। देखिए इसमें कहता है कि जो हमारा यूनिवर्स है ना वो 3D है, 3 डायमेंशन का है। तो इसमें सिर्फ 2 प्रकार के पार्टिकल्स ही होते हैं, या तो बोसोन्स होगा या फर्मियंस होगा। इनके कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उनको उतना ज़रूरत नहीं जानने की नहीं है। लेकिन जो 2D वर्ल्ड है, मतलब फ्लैट सरफेस वाली जो चीज़ें हैं, उसमें एनियॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो एनियॉन्स है ना, इसका जो बिहेवियर है वो इन दोनों के बीच में रहता है। ठीक है, ना वो कम्प्लीटली बोसॉन्स हैं ना कम्प्लीटली फर्मियंस हैं। तो हमको इतना ध्यान रखना है, ये स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं, इनका क्या है, इन बिटवीन वाला बिहेवियर है। किसके बिटवीन में, बोसॉन्स एंड फर्मियंस। ये सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन में ही पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये देखिए, न्यू डीप सी माइनिंग रूल्स लैक कॉन्सेंसस डिस्पाइट प्रेशर फ्रॉम US।
इसमें आर्टिकल में कुछ खास नहीं है, हम देखेंगे। यहाँ देखिए, इनमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी गई, इसको देखते हैं, हम समझ लेते हैं फॉर प्रीलिम्स। पहला है, कहता है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। इसमें ये क्या है, आईएसए क्या है, आईएसए ये यूएन बॉडी है, रेगुलेट करता है हु कैन माइन इंटरनेशनल सीबेड। इंटरनेशनल सीबेड क्या होता है, बियॉन्ड एनी कंट्रीज बॉर्डर। आगे देखते हैं इसको, ये 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम एनी कंट्रीज कोस्ट। ओके, इंटरनेशनल सीबेड क्या होता है, 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम एनी कंट्रीज कोस्ट। हेडक्वार्टर कहाँ है, किंगस्टन जमैका में। और स्टैब्लिश किसके तहत किया गया है, ये यूएन क्लॉज, यूएन क्लॉज के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया है। यूएन क्लॉज होता क्या है, इसका देखिए फुल फॉर्म देखिए, यहाँ दिया गया है, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, ठीक है, जिसके तहत आईएसए को इतने ईयर में इस्टेब्लिश किया गया। तो यूएन क्लॉज ये मतलब ये है क्या, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है डिफाइनिंग अ कंट्रीज राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द वर्ल्ड्स ओशन। ये क्या करता है, ये डिफाइन करता है किसी कंट्री के राइट को, उसकी जिम्मेदारियों को वर्ल्ड्स के ओशंस में, ठीक है। अडॉप्ट किया गया 82 में, फोर्स में आ गया 94 में। इंडिया इज ऑल्सो पार्टी, इंडिया ने भी इसको साइन कर रखा है, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट जो है वो कंट्रीज के राइट्स को डिफाइन कैसे करता है, तो बाय डिवाइडिंग ओशन इनटू जोन्स विद रिस्पेक्ट टू कंट्रीज कोस्ट लाइन। तो जोन्स कौन कौन से उसने बना रखे हैं, टेरिटोरियल सी है, कॉन्टिगुअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, द एरिया, इनको ध्यान रखना है। तो ये टीएस कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 12 नॉटिकल माइल्स, कॉन्टिगुअस जोन 12 to 24, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 0 to 200 नॉटिकल माइल्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या हो जाएगा 200 से 350 नॉटिकल माइल्स। द एरिया किसको बोलते हैं हम, द एरिया उस एक सेकेंड, द एरिया हम उस पोर्शन को बोलते हैं ओशन के जो किसी भी कंट्री के बॉर्डर में नहीं आता है, ठीक है। और जो डिसीजन लेता है यूएन क्लॉज वो क्या है, वो लीगली बाइंडिंग होता है, इसका डिसीजन लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए, देखते हैं आर्टिकल को, इसमें कुछ खास वैसा है नहीं। हाँ, ये ध्यान देखिए रखना है कि जो सी माइनिंग होती है, डीप सी माइनिंग, उसमें कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज जैसे मेटल्स को हम निकाल सकते हैं। एक चीज़ ये हो गई। सेकेंड चीज़ क्या कहता है, बस इतना ही है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही था। एक चीज़ देखिए इसमें और है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, प्रीलिम्स के लिए जगह की इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए हाई सीज डीप सीज क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं, वो उसमें दिया हुआ टर्म्स। तो बोथ डीप सी एंड हाई सी आर बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, किसी भी कंट्री के अधिकार क्षेत्र से बाहर है दोनों। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंट पार्ट ऑफ ओशन को बताते हैं और डिफरेंट रूल से, मतलब ये अलग है, ये अलग है, इसको अलग रूल्स डिफाइन करते हैं, इसको अलग रूल्स गवर्न करते हैं। तो ये हाई सीज क्या होता है, इंक्लूड वाटर बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। मतलब हाई सी का मतलब है ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला जो एरिया है, इसको गवर्न कौन करता है, यूएन क्लॉज इसको ये गवर्न करता है। डीप सी क्या होता है, सी बेड ओशन फ्लोर बियॉन्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, सी बेड ओशन फ्लोर बियॉन्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसको कौन देखता है, इंटरनेशनल सी अथॉरिटी इसको देखता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स थे जो एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक देखिए यहाँ रह गया ये, देखिए आज का 8th टॉपिक है। इसमें कहता है कि वाटर एनर्जी स्पॉटलाइट्स रिस्क ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड क्वेक्स। इसमें कहा गया ना, देखिए ह्यूमन अर्थक्वेक्स तो नेचुरल भी होते हैं और ह्यूमन इंड्यूस्ड भी रहते हैं। तो इसमें 2-3 चीज़ें बताई गई हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। इसमें देखिए कहता है कि कौन सी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जो कि अर्थक्वेक को ला सकती है। पहला माइनिंग है, इसको ध्यान रखिएगा, एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर है, इम्पाउंडिंग वाटर बिहाइंड अ डैम, इंजेक्टिंग फ्लूइड्स इनटू द ग्राउंड, कंस्ट्रक्टिंग टॉल बिल्डिंग्स, इंजीनियरिंग कोस्टल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन दे सकता है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। पहला क्या है, माइनिंग है, एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर, इम्पाउंडिंग वाटर बिहाइंड अ डैम, इंजेक्टिंग फ्लूइड्स इनटू ग्राउंड, कंस्ट्रक्टिंग टॉल बिल्डिंग्स, इंजीनियरिंग कोस्टल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कैन इंड्यूस सेस्मिक एक्टिविटी। चलिए दूसरा इसमें एक पॉइंट कहते हैं कि जो स्पेशलिस्ट है ना वो देख रहे हैं कि हाउ, किस तरह अमाउंट ऑफ वाटर जो है अबव एंड बिलो द ग्राउंड कैन इफेक्ट द
प्रोसेसेस, मतलब इससे किस प्रकार से अर्थक्वेक हो सकता है उसको लोग देखते हैं, ठीक है। तो एक रिपोर्ट आई थी 21 में, उसमें कहता है कि शैलो जो छिछले जो कम डेप्थ पे जो अर्थक्वेक्स होते हैं ना, लिंक्ड टू एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। तो एग्जाम में पूछ सकता है, ऑप्शन दे देगा कि भाई पानी को निकालने से क्या अर्थक्वेक आ सकता है, तो आ सकता है, ठीक है। देखिए, व्हेन द ग्राउंड वाटर इज पंप्ड, मास ऑफ वाटर मेंटेनिंग द प्रेशर अंडर अर्थ इज रिमूव्ड, क्रिएटिंग जोल्ट्स ऑन द सरफेस, ठीक है। जब पानी निकालते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है, जिससे कि झटका सा लगता है सरफेस पे, ठीक है। ये मेजर कंसर्न नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम अप टू ये इस तक ही रहते हैं, 4.5 तक ही जा सकते हैं, तो ज़्यादा कुछ खतरे की ज़रूरत नहीं है, खतरे की बात नहीं है। लेकिन जो सिटीज़ जो रिस्क जोन में, जैसे कि दिल्ली क्या है, जोन 4 में लाई करता है, वहाँ पे ये यहाँ तक भी पहुँच सकता है, 5.5 भी जा सकता है, ठीक है। इसका खतरा ज़्यादा कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो गैंगेटिक प्लेन में खतरा ज़्यादा है इसका। वाटर टेबल ड्रॉप कर रहा है इन एरियाज़ में, बिकॉज क्रॉप्स सोन इन द रीजन स्टिल नीड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर, और रेनफॉल से वो फुलफिल हो नहीं पा रहा है, तो हम पानी निकालेंगे उससे हल्का फुल्का झटका अर्थक्वेक का आ सकता है। देखिए इसमें कहता है, एक देखिए नाम दिया गया मुल्ला पेरियार डैम, कहाँ है ये, इडुक्की केरला में, इसको ध्यान रखना है। अब डैम्स की बात है, डैम्स कैसे करता है अर्थक्वेक, डैम्स ह्यूज डैम्स इन सेस्मिकली एक्टिव एरियाज लाइक हिमालयाज आर नॉट रिकमेंडेड बिकॉज वाटर लोड एंड पर्कुलेशन कुड चेंज लोकल स्ट्रेस रेजिम। पर्कुलेशन क्या होता है, जो पानी रिसता है नीचे में वो, और ऊपर से ग्राउंड के ऊपर वाटर का लोड अगर वो बदलेगा फटाफट तो लोकल स्ट्रेस रेजिम जो क्षमता है स्ट्रेस को मेंटेन करने की, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है, उससे भी झटका सा आ सकता है। फिर लिक्विड इंजेक्शन क्या है, वेयर लिक्विड्स, इसको फ्रैकिंग कहते हैं। फ्रैकिंग क्या है, एक टर्म है, वेयर लिक्विड्स आर इंजेक्टेड इनटू द ग्राउंड टू पुश रॉक्स अपार्ट एंड अलाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। फ्रैकिंग पूछ सकता है, फ्रैकिंग क्या होता है, लिक्विड को हमने इंजेक्ट किया ग्राउंड के अंदर टू पुश रॉक्स अपार्ट, रॉक्स को अलग करने के लिए, ठीक है, एंड अलाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। इससे क्या होता है, इससे भी अर्थक्वेक इंड्यूस हो सकता है, ओके। अब देखिए एक है, कहता है क्लाइमेट चेंज से कैसे अर्थक्वेक आ सकता है, तो क्लाइमेट चेंज होगा, ठीक है, ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे, ओके, रेनफॉल पैटर्न्स में बदलाव होगा, जिससे कि वाटर लोडिंग प्रोसेस में बदलाव आएगा, जैसे कि सडन हैवी रेनफॉल कहीं आता है, कुड ऑल्टर द स्ट्रेस एक्यूमुलेटेड बिटवीन टेक्टोनिक प्लेट्स इंड्यूस सेस्मिक एक्टिविटी। टेक्टोनिक प्लेट्स पता है ना, जो वो जिसपे ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, हमने ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा। तो टेक्टोनिक प्लेट्स जो है, टेक्टोनिक प्लेट, उसमें अर्थ का क्रस्ट भी आएगा और कुछ पोर्शन ऑफ मेंटल भी आता है, जिसपे कि जो है लिथोस्फेयर मूव करते रहते हैं। लिथोस्फेयर क्या है, उसमें ओशन भी उसका पार्ट है, लैंड भी उसका पार्ट है, उसको हम अंदर बाद में देखेंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, उसमें उतना अंदर नहीं जाएंगे हम। तो देखिए यहाँ पे कहता है सडन हेवी रेनफॉल क्या करेगा, स्ट्रेस जो अक्यूमुलेटेड ऑलरेडी रहता है टेक्टोनिक प्लेट्स के भीतर, वो हिलते रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं, आप पढ़िएगा ज्योग्राफी में, वो हिलते रहते हैं, एक स्ट्रेस बिल्ड होते रहता है। तो अगर सडन रेनफॉल होता है तो उन स्ट्रेस को मतलब वो स्ट्रेस रिलीज करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि अर्थक्वेक को इंड्यूसमेंट मिल सकता है, ठीक है। हाँ, चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न अगेन क्या करेगा, क्रॉपिंग पैटर्न को इम्पैक्ट करेगा, कंपेलिंग फार्मर्स टू टर्न टू ग्राउंड वाटर। अगेन हम निकालेंगे ग्राउंड वाटर, उससे भी हमने पढ़ रखा है ऊपर में किस तरह से अर्थक्वेक को इंड्यूस कर सकता है। अब ड्राउट इंड्यूस्ड अर्थक्वेक क्या होता है, इसमें वही कहा गया है कि पानी का स्तर धीरे धीरे कम होगा, तो प्रेशर जो बैलेंस एक बना हुआ है उसमें डिफरेंस आ जाएगा, जिससे हल्का सा एक जोल्ट जैसा आ सकता है। तो इसमें देखिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है हम देख लेते हैं, ऑप्शंस दे सकता है हमें, किस किस कारण से किस किस एक्टिविटीज को हम कह सकते हैं ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक है। पहला देखिए हम क्या बोलेंगे, हाँ पहला देखिए हो जाएगा माइनिंग है, एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर है, इंपाउंडिंग वाटर बिहाइंड डैम है, इंजेक्टिंग फ्लूइड्स टू द ग्राउंड है, कंस्ट्रक्टिंग टॉल बिल्डिंग्स, इंजीनियरिंग कोस्टल स्ट्रक्चर, और देखिए इसमें ये भी कह सकता है हाँ डैम्स के कारण भी आ सकता है, फ्रैकिंग के कारण आ सकता है, जो क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं उसके कारण आ सकता है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स से आ सकता है, ड्राउट से आ सकता है,
फ्लड से आ सकता है, हेवी रेनफॉल से आ सकता है। ओके, इसको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये टॉपिक तो ही ख़त्म होता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ना, एक सेकेंड, हाँ देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये छोटा सा एक पॉइंट ध्यान रखना है। एक यहाँ पे लिख देते हैं, हाँ दिख रहा है ना, आई थिंक इट्स विजिबल। एक है, सॉरी ये गलत है, हाँ इसका नाम है की झाड़ी। की झाड़ी, ये एक एंशियंट साइट है तमिलनाडु में, जिसको एक्सकेवेट किया गया था पहले, और जिस पे कंट्रोवर्सी कुछ चल रही है, हमें उससे अगेन मतलब नहीं है। तो ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है ये। किसने इसको एक्सकेवेट किया था, तो अमरनाथ रामकृष्णा, यहाँ देखिए दिया हुआ ना, अमरनाथ रामकृष्ण के लीडरशिप में इसको एक्सकेवेट किया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंट्रोवर्सी क्या है कि इसके डेट को लेकर, ये कितना पुराना है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें, देखिए डिफाइन करा गया है, एग्जाम में पूछ सकता है, डिफाइन करा गया है कि प्री अर्ली हिस्ट्री एक टर्म है ना। प्री अर्ली हिस्ट्री को क्या बताया गया है, 8th to 5th सेंचुरी BC। प्री अर्ली हिस्ट्री को इसमें क्या बताया गया है, 8th to 5th सेंचुरी BC। मच्योर अर्ली हिस्टोरिक पीरियड 5th to 1st सेंचुरी BC। ठीक है, ध्यान रखिए एग्जाम में पूछ सकता है। अर्ली हिस्ट्री का मतलब होता है 1st सेंचुरी to 3rd सेंचुरी BC। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। ओके, और हाँ इसका दूसरा नाम, इसको हम लोग कीलाडी भी कहते हैं, कीलाडी। बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है, फिल्म्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, ये आर्टिकल है लिसन टू द कोर्ट। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस ये बताया गया है। देखिए इसको बस एक बार पढ़ लेना है हमें, कुछ खास इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स है नहीं। एक बार देखते हैं, एक सेकेंड। इसमें कहता है ऑन जुलाई 17 सुप्रीम कोर्ट अफर्म्ड that women from a tribal community has an equal right to her family ancestral property. The court struck down छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट डिसीजन, जो जिसने कहा था कि absence of specific customary law to deny inheritance rights and appellant। इसमें कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या देखी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जिस तरह नॉर्मल नहीं, मतलब जिस तरह नॉन ट्राइबल विमेन जो हैं उनका अधिकार है उनके फैमिली के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, उसी तरह जो ट्राइबल कम्युनिटी की विमेन है ना, इनका भी अधिकार है उस प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो कोर्ट ने छत्तीसगढ़ HC का जो फैसला आया था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। अब देखिए कस्टमरी लॉज क्या होते हैं, इनके बारे में बताया गया है। कस्टमरी लॉज क्या होते हैं, अनरिटन कन्वेंशंस, जो चलन चलता आ रहा है, that govern the community affairs of tribal groups। ठीक है, एक नहीं परंपरा चली आ रही है, उस टाइप की चीज़ें हैं ये। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ट्राइबल विमेन को इस अधिकार से वंचित रखना was discriminatory against आर्टिकल 14। ठीक है, इसमें देखिए एक ध्यान रखना है ना हमें, एक बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ यहाँ ये देखिए इसमें कहता है हिंदू सक्सेशन एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट, संथाल परगना टीनेंसी एक्ट। इसमें ये बता रहा है कि जो हमारा इनहेरिटेंस है ना, इन एक्ट से हम इसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट एक्ट्स जो हैं जो प्रॉपर्टी को हम मतलब आगे बढ़ाते हैं, जैसे कि फादर का बेटे को जाएगा, किसको जाएगा, वो इन एक्ट से वो निश्चित किया जाता है। ठीक है, हाँ ये देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट, हमें इसको ध्यान रखना है। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जो है ना 1949, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है allows the woman to co-own her father's property after his death only if she marries a man and makes him a घर जमाई। घर जमाई जानते हैं आप क्या होता है, resident son in law। okay, the marriage however has to happen during the lifetime of father। उसके फादर जब जिंदा हैं, उसने किसी से शादी कर ली और पति को अपने घर लेके आ गई, तभी उसके फादर के मरने के बाद क्या होगा, उसको को ओनरशिप बनाया जाएगा, है ना। बाकी जो भाई बहन होंगे उनके साथ वो उसको उस प्रॉपर्टी को को ओन करेगी। कहा गया है ये, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। ये पूछ सकता है एग्जाम में, मेंस में, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, हाँ एक देखिए पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है ना कि अभी क्या कहा हमने, देखा कस्टमरी लॉज क्या होता है, परंपरा जो चलती आ रही है, अनरिटन रूल्स जो होते हैं।
तो एक और पॉइंट है, आंसर राइटिंग में काम आ सकता है। कस्टमरी लॉज इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, है ना, हर जगह संविधान घुसना क्यों नहीं चाहिए। कस्टमरी लॉज जो है इम्पॉर्टेंट एज अ बुलवार्क अगेंस्ट फोर्सेबल असिमिलेशन एंड होमोजेनाइजेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। कहता है कि ट्राइबल्स के देखिए अपने नियम कानून है, तो उनको उनका एक स्पेशल जो स्टेटस है उसको मेंटेन रखने के लिए उनके कस्टमरी लॉज को इम्पोर्टेंस देना भी ज़रूरी है। ठीक है, इतना ही था इसमें, आगे देखते हैं। तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। इसमें देखिए निसार के बारे में बात करी गई है। निसार ठीक है, नासा इसरो ज्वाइंट सैटेलाइट निसार, इसको लॉन्च करेंगे हम 30 जुलाई को, वही न्यूज़ में है। देखिए पहले फटाफट देखते हैं क्या है इसमें। निसार क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जॉइंटली डेवलप्ड बाय नासा एंड इसरो। ठीक है, लॉन्च कहाँ से करेंगे इसको हम, स्पेस पोर्ट इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है, GSLV F-16 विल इंजेक्ट, मतलब ये जो वेसल जिससे लॉन्च करेंगे वो क्या है, GSLV F-16 से लॉन्च किया जाएगा। ये 734 किलोमीटर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ओके, एन ऑर्बिट इन विच सैटेलाइट रीचेज ओवर अ प्लेस एट द सेम टाइम। देखिए इसमें इसका मतलब है ना, सन सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड हाँ, तो ये क्या है इसमें कह रहा है, यहाँ देखिए 734 किलोमीटर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ओके। ये ऑर्बिट क्या होता है, इन विच सैटेलाइट्स रीच ओवर अ प्लेस एट सेम टाइम ईच डे। इसको देखते हैं आगे, हम आगे नीचे एक्सप्लेन करेंगे इसको। हाँ, इसमें कह रहा है कि ये जो है निसार का फुल फॉर्म क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ओके, विल स्कैन द इंटायर ग्लोब एवरी 12 days, प्रोवाइड अ सीरीज ऑफ वेरी डिटेल्ड इमेजेस ऑफ अर्थ सरफेस। तो कहता है इंटायर ग्लोब को ये एवरी 12 डे में क्या करेगा, स्कैन करेगा। ठीक है, इसका वजन देखिए बताया गया है। और ये जो निसार है फर्स्ट सैटेलाइट एवर टू ऑब्जर्व अर्थ इन 2 frequencies, नासाज L band, इसरोज S band, okay. Each system signal is sensitive to different sizes of features on the earth surface। देखिए इसका मतलब है कि each system जो है specializes in measuring different attributes। कोई अगर मॉइस्चर को मेजर कर रहा है, कोई सरफेस के रफनेस को मेजर कर रहा है, ओके। इसका मतलब क्या है, सैटेलाइट वुड बी एबल टू प्रोवाइड हाई रेजोल्यूशन डेटा इन एवरी वेदर कंडीशन एंड ड्यूरिंग डे एंड नाइट। ठीक है, इट विल कैप्चर चेंजेस एज स्मॉल एज 1 सेंटीमीटर इन साइज। इससे फायदा क्या होगा, इससे हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स को, मूवमेंट ऑफ सी आइस, स्टॉर्म कैसे आ रहा है, चेंजेस इन वेजिटेशन कवर है, इवन मूवमेंट्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज। ठीक है, इसमें कॉस्ट क्या है इसका आया है, अराउंड 1.5 बिलियन डॉलर इसका कॉस्ट है। ये मोस्ट एक्सपेंसिव अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, मोस्ट एक्सपेंसिव अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसरो ने कितना कॉन्ट्री किया है, 469.4 करोड़, प्लस जो लॉन्चिंग कॉस्ट होगा वो भी इसरो ही देखेगा। अब कुछ देखते हैं कॉन्सेप्ट्स क्या है। एक है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये क्या होता है, इन दिस ऑर्बिट सैटेलाइट जो है टेक्स एग्जैक्टली 24 आवर्स टू कंप्लीट 1 सर्कल अर्थ्स रोटेशन टाइम। ठीक है, ये क्या होता है, सैटेलाइट अपीयर्स टू कम बैक द सेम पोजिशन इन द स्काई एवरी डे। ये जो ऑर्बिट है ना GSO, इसमें अगर किसी को हम डालते किसी सैटेलाइट को तो इस तरह घूमता है, उतना ही टाइम लेगा जितना कि अर्थ ले रहा है एक बार रोटेट करने के लिए, मतलब 24 घंटा वो ले रहा है और वो घूम रहा है, बट हमको ऐसा लगेगा कि वो एक ही जगह पे है ना, एक ही जगह पे बार बार वो वापस आ रहा है। ठीक है, दूसरा है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये क्या है, डिफरेंस क्या है देखिए, तो जियो स्टेशन जो इसको हम जियो बोल रहे हैं, ओके, इसको जियो बोल रहे हैं, तो जियो स्टेज फिक्स्ड ओवर 1 पॉइंट, ये फिक्स्ड रहता है ओवर 1 पॉइंट ऑन इक्वेटर। बट जियो सिंक्रोनस क्या है, रिटर्न्स टू द सेम प्लेस डेली, ओके। GSO मतलब जियो सिंक्रोनस क्या करेगा, इंक्लाइंड होता है, टिल्टेड होता है, बट जो GEO है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, मस्ट बी डायरेक्टली अबव द इक्वेटर। GSO क्या है, जियो सिंक्रोनस क्या है, अपीयर्स टू ट्रेस अ फिगर 8, मतलब ऐसा एक फिगर बनाता है जब वो मूव करते रहता है ना, इस तरह का। जो जियो स्टेशनरी है ऑब्वियसली अपीयर्स फिक्स्ड इन द स्काई। बेसिक डिफरेंसेस हैं। लास्ट देखिए क्या है आज का, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। इसमें देखिए बेसिक सा चीज़ें, हम ज़्यादा नहीं जाएंगे इसमें। तो
इस ऑर्बिट में अगर कोई सैटेलाइट को रखा गया है तो पासेज ओवर सेम पार्ट ऑफ द अर्थ एट रफली सेम टाइम डेली। सेम बात यहाँ है, बट इसमें क्या है कि ये ना इंक्लाइंड होगा पोल वाइज 98 डिग्री ऑलमोस्ट, मतलब ये जो ऑर्बिट करेगा ना वो पोल वाइज, मतलब नॉर्थ टू साउथ है ना, इक्वेटर वाइज नहीं करेगा, ऐसे पोल वाइज वो ऑर्बिट कर रहा है। ठीक है, तो आज के लिए देखिए इतना ही, नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू।